मलेशिया के पहाड़ों में एक रहस्यमयी होटल एक करोड़पति के गायब होने के केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। कंबोडिया के घने जंगलों में हाथों से तराशे गए पत्थर एक साम्राज्य के अचानक गायब होने की वजह को सामने ला सकते हैं। और बोलिविया की व्यस्त राजधानी में मौत से जुड़ी रस्म इस सोच को बढ़ावा दे रही है कि मौत सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। मैं हूं जॉश गेट्स। मैंने लाखों किलोमीटर का सफर तय किया है और 100 से ज्यादा देश एक्सप्लोर किए हैं। लॉस्ट सिटी, मैं आ रहा हूं। मेरी पसंदीदा जगह अपनी शानदार कहानियां खुद सुनाती हैं। तो आपके सामने पेश है कुछ कहानियां और रहस्य उन लेजेंडरी लोकेशंस की। जब बात हो लेजेंडरी लोकेशंस की तो मेरी फेवरेट्स हैं कुछ रहने की जगह हैं, फिर चाहे वो $35,000 पर नाइट का रॉयल ब्रिज स्वीट हो अटलांटिस होटल दुबई में, या फिर हिस्टोरिक हॉल्स हो रैफल्स होटल सिंगापुर के जहां इन्वेंट की गई टेस्टी कॉकटेल सिंगापुर स्लिंग, या दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्री हाउस जो है लायंस एंड गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका में। दुनिया ऐसी लाजवाब जगहों से भरी हुई है जहां आप आराम कर सकते हैं। और आज हमने रूम बुक किया है मलेशिया के मूनलाइट बंगलो में, जो फेमस है अपने रूम सर्विस के लिए नहीं बल्कि एक मशहूर गेस्ट के लिए जिसने चेक इन किया लेकिन चेकआउट नहीं किया। कुआलालंपुर की वेस्ट सड़कों से लगभग 160 किलोमीटर दूर कैमरन का पहाड़ी इलाका वर्षा वनों से घिरा हुआ है। यहाँ अनगिनत चाय के बागान हैं और दूर दूर तक स्ट्रॉबेरी के खेत फैले हैं। और इसी हरे भरे इलाके में है लेजेंडरी मूनलाइट बंगलो होटल। 1933 में बना ये होटल कॉलोनियल समय की याद को ताजा करता है, लेकिन इसके साथ अतीत का एक काला पन्ना भी जुड़ा है। 50 साल पुरानी उस घटना का रहस्य आज भी कायम है। इसी जगह पर जिम थॉम्सन नाम के एक अमेरिकन नागरिक अचानक गायब हो गए थे। 1967 ईस्टर वीकेंड। बिजनेसमैन जिम थॉम्सन यहाँ छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए आए और उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया था। प्रिंसटन कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद थॉम्सन आर्किटेक्ट बन गए और अमीर लोगों के लिए घर डिजाइन करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने ओएसएस के लिए जासूस का काम किया, जिसे आजकल कहते हैं CIA। जब वॉर खत्म हुआ तब वो थाईलैंड में थे। थाईलैंड में उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की जो उनकी किस्मत बदलने वाली थी। वो चीज थी सिल्क। थॉम्सन थाईलैंड में पहले ऐसे विदेशी थे जिन्होंने सिल्क के महत्व और दुनिया भर में सिल्क के एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी का अंदाजा लगाया। 1948 में थाई सिल्क कंपनी की स्थापना की, जिससे देश की सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। लोग उन्हें कहते थे सिल्क किंग। पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। इस पैसे और चकाचौंध के साथ साथ उनके कई ऐसे दुश्मन भी बन गए जिनका रिश्ता बिजनेस और पॉलिटिक्स के साथ था। जब उन्होंने पड़ोसी देश मलेशिया के मूनलाइट बंगलो में वीकेंड बिताने के लिए बुकिंग करवाई तो शायद दुश्मनों की नजर उन पर थी। ईस्टर के दिन चर्च सर्विस के बाद वो घूमने निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। अब 2 इन्वेस्टिगेटर्स सबूतों को जमा करने के लिए होटल और आसपास के इलाके की जांच करने निकले हैं ताकि इस पुराने केस को सॉल्व किया जा सके। इस जगह पर कई नई चीजें बन गई हैं। करेक्ट। हालांकि बंगलो अभी वैसा ही दिखता है। जेरार्ड लोकल गाइड हैं और रॉय जर्नलिस्ट होने के साथ साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। दोनों मूनलाइट बंगलो और उससे जुड़ी कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। रॉय होटल में जिम थॉम्सन के केस से जुड़ी फाइल्स को दोबारा स्टडी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेरार्ड आसपास के जंगल में उस इलाके में छानबीन करना चाहते हैं जहां थॉम्सन को आखिरी बार देखा गया। मैं 35 साल से यहाँ गाइड का काम कर रहा हूँ, लेकिन जब भी जंगल में जाओ ये हमेशा अलग दिखता है। थॉम्सन जिस रास्ते पर गए उसे ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस दिन वो कहां गए थे। लेकिन बहुत सी कहानियां और किस्सों ने जन्म ले लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि एक कार उनसे टकराई थी, कुछ कहते हैं कि उनको किडनैप करके मार दिया गया, कुछ कहते हैं उन्हें टाइगर खा गया।
अरे हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि वहां टाइगर्स भी हैं। वो भी हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि CIA ने उन्हें मरवाया। कुछ कहते हैं कि उनके बिजनेस राइवल्स ने उनकी हत्या करवा दी। जंगल में किसी पर हमला करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर आप छिपना चाहते हो तो देखिए, मैं छिप गया, और अगर मुझे हमला करना है, ये बहुत आसान है। लेकिन कई लोगों की कहानी बहुत सीधी है। उनका मानना है कि टॉमसन शायद जख्मी हो गए या फिर रास्ता भटक गए। ऐसा हो सकता है क्योंकि कैमरन का पहाड़ी इलाका करीब 712 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर है। हैरानी की बात है कि कुछ नहीं मिला, ना सबूत ना उनके अवशेष। अब तक कुछ नहीं मिला, इसलिए जेरार्ड जंगल के चप्पे चप्पे की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ मूनलाइट बंगलो में, जिसे आमतौर पर कहा जाता है जिम टॉमसन बंगलो, रॉय उसी कमरे में जहां जिम ने रात बिताई थी, केस से जुड़ी उन सारी चीजों पर नजर दौड़ा रहे हैं जो उन्होंने कई सालों की जांच के दौरान जमा की हैं। मैं कई साल से एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं पहले पुलिस फोर्स में भी था, इसलिए मैं इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ कि गायब होने वाले दिन जिम को लेकर जो कुछ भी रिपोर्ट हुई है वो सब सही है। रॉय को गवाहों के बयान में बड़ा फर्क नजर आया है। कुछ कहते हैं कि मूनलाइट बंगलो से निकलने के बाद टॉमसन को दोबारा नहीं देखा गया, जबकि कुछ का दावा है कि न सिर्फ टॉमसन जंगल से बाहर निकले बल्कि वो जानबूझकर गायब हो गए। मलेशिया के कैमरन हाइलैंड्स में 2 रिसर्चर्स लेजेंडरी मूनलाइट बंगलो और उसके आसपास के जंगल में खोज कर रहे हैं। 1967 में यहां से बिजनेस टाइकून जिम टॉमसन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। कई साल से इस इलाके में गाइड का काम कर रहे जेरार्ड जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उस जगह छानबीन कर रहे हैं जहां टॉमसन को आखिरी बार देखा गया। हालांकि ये केस बहुत पुराना है, जंगल अभी भी बहुत घना है, यहाँ काम करना आसान नहीं है। केस सुलझाने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन इस इलाके को जेरार्ड से बेहतर कोई नहीं जानता। वो ही इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। जेरार्ड का मानना है कि टॉमसन के साथ जो कुछ भी हुआ जंगल में हुआ, जबकि रॉय ने अब एक गवाह के बयान पर यकीन करना शुरू कर दिया है। हो सकता है टॉमसन जंगल में सोच समझ कर गए हों ताकि वो अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ा सकें हमेशा के लिए। शाम में 4:05 पर थॉमसन बंगलो से निकले और थॉमसन को यहां बैठकर सिगरेट पीते हुए देखा गया और यहीं 2 ब्लैक कलर की कार्स खड़ी थी और थॉमसन अपनी मर्जी से उनमें से एक कार में बैठ गए। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यही वो स्पॉट है जहां से जिम थॉमसन खुद भाग निकले। जंगल में जिम टॉमसन से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत या जिम के अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए सोच समझकर निकल भागने की कहानी को नकारा नहीं जा सकता। जेरार्ड और रॉय अपनी खोज जारी रखेंगे, जबकि लेजेंडरी मूनलाइट बंगलो बिजनेस के लिए खुला है। अगर आप आराम के साथ साथ केस के सबूत जमा करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। बस याद रखिए वापस कैसे जाना है। करीब 1030 किलोमीटर दूर उत्तर में एक और लेजेंडरी लोकेशन है जहां शायद हमें एक बड़े साम्राज्य के गायब होने का सबूत मिले। रंगों से भरा एक रहस्यमयी देश कंबोडिया, जहां हमें प्राचीन और आधुनिक दुनिया का खूबसूरत मेल दिखता है। और यहाँ की सबसे ज्यादा रहस्यमयी लेजेंडरी लोकेशन बनी हुई है नेशनल फ्लैग के ऊपर, एंकोर वाट का शानदार मंदिर। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने एक पुराने दोस्त से जो इस बात की जांच कर रहे हैं कि जिस सभ्यता ने इस मंदिर को बनवाया वो अचानक गायब क्यों हो गई। सूर्य उदय के वक्त एंकोर वाट जैसा खूबसूरत नजारा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। टूरिस्ट्स सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुंच जाते हैं ताकि वो कह सकें कि उन्होंने जिंदगी में ऐसे शानदार नजारे को देखा है। एंकोर वाट कभी दुनिया के सबसे बड़े शहर की एक खास इमारत थी। जब 12वीं सदी में खमेर साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था तब एंकोर की आबादी 10 लाख थी, जबकि लंदन की 50,000। लेकिन 1431 में शहर को अचानक खाली कर दिया गया। आज तक शहर छोड़ने की वजह का पता नहीं लग पाया है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि भयानक युद्ध के कारण शहर छोड़ना पड़ा
और कुछ का दावा है कि बौद्ध धर्म की बढ़ती ताकत की वजह से हिंदू यहाँ से चले गए। हमारे दोस्त निक रे सबूत जमा करने के लिए इस जगह की छानबीन करेंगे ताकि सही नतीजे हमारे सामने आ सकें। यह है एंकोर वॉट। इसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत माना जाता है। ये मंदिर 400 एकड़ में फैला हुआ है। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं सदी में मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और यह मंदिर समर्पित था भगवान विष्णु को। मंदिर बनाने में 3 लाख कारीगरों और मजदूरों ने कड़ी मेहनत की और इसमें 6000 हाथियों से भी काम लिया गया। मंदिर के निर्माण में 50 लाख सैंडस्टोन ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से कईयों का वजन 1 टन से भी ज्यादा था। वक्त के साथ साथ राजा बदलते रहे, लेकिन शहर का विस्तार जारी रहा। यह शहर 1036 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया और फिर अचानक सब गायब हो गए। शक्तिशाली समाज के गायब होने के राज को समझने के लिए हमें कुछ खास चीजों पर गौर करना होगा, क्योंकि उस रहस्य से जुड़े सबूत इसी इमारत में मौजूद हैं। एंकोर के टेम्पल्स पत्थरों पर की गई कार्विंग से भरे हुए हैं। हम यहाँ हिंदू देवी देवताओं, गॉड किंग्स और रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकते हैं। ये कार्विंग्स हमें एंकोर के इतिहास के बारे में तो जानकारी देती हैं, लेकिन ये एक चीज नहीं बताती कि उस शानदार सभ्यता के साथ क्या हुआ। एंकोर के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए निक ने मंदिरों से दूर लगे ऐसे कार्व्ड स्टोन्स की जांच की जिनकी लोकेशन इस बात का सबूत दे सकती हैं कि यहाँ क्या हुआ था। 14वीं सदी में सियाम रिप नदी यहाँ से बहती थी और ये पुल प्राचीन एंकोर कॉम्प्लेक्स के मंदिरों को आपस में जोड़ता था। लेकिन ये कोई आम पुल नहीं था, ये पुल एक इमरजेंसी पुल था। हमें ये कैसे पता चला? हम यहाँ पर कार्व्ड स्टोन्स देख सकते हैं। ये कार्व्ड स्टोन सिर्फ भगवान को समर्पित मंदिरों के लिए थे। आप सोचिए कि हालात कितने खराब हो गए होंगे कि खैमर राजाओं को मंदिर में इस्तेमाल होने वाली पवित्र पत्थरों को पुल बनाने में इस्तेमाल करना पड़ा। स्थिति सच में बहुत बुरी होगी। इस जियोग्राफिक एरिया में पहले की तरह आज भी मॉनसून के मौसम में पानी बहुत तेजी से चढ़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगता है कि खमेर के लोग इसलिए यहाँ सदियों तक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाए क्योंकि वो बाढ़ से बचने के साथ साथ उससे फायदा उठाने में भी माहिर हो गए थे। आज के रिसर्चर्स अब ये जानना चाहते हैं कि वो ये काम कैसे करते थे, लेकिन कंबोडिया में घने जंगल हैं और सिविल वॉर के खत्म होने के बाद भी यहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वेस्टर्न कंबोडिया के घने जंगलों में एंकोर की लेजेंडरी लोकेशन ने खमेर साम्राज्य के अचानक गायब होने के रहस्य को सदियों से संभाल कर रखा है। लेकिन अब निक रे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। 8 साल तक चली सिविल वॉर ने देश में जानलेवा बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। शुक्र है नई टेक्नोलॉजी ने एंकोर जैसे रुइंस की मैपिंग को सुरक्षित बना दिया है। 2015 में निक ने इस इलाके की साइंटिफिक एनालिसिस स्टडीज में भाग लिया, जिसमें लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उसमें हेलीकॉप्टर से अटैच लाइडार लाखों करोड़ों लेजर बीम्स जंगल के ऊपर फेंकता है और सरफेस टोपोग्राफी में आए छोटे छोटे बदलाव को रिकॉर्ड करता है। लाइडार स्कैन से जो डेटा मिला उसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा शहर सामने आया जिसमें एक पेचीदा नेटवर्क है, डैम्स, डाइक्स, कैनाल्स, ब्रिजेस और रिजर्वॉयर्स का। इन सब को मॉनसून के मौसम से निपटने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन लगता है मदर नेचर के प्लान्स कुछ और ही थे। 14वीं सदी में ऐसा समय आया जब क्लाइमेट चेंज ने अपना असर दिखाया और पूरे का पूरा इरिगेशन नेटवर्क बिखरने लगा। पहले भयंकर सूखा पड़ा और उन्होंने कनाल को खोदकर गहरा और चौड़ा कर दिया, और बाद में जबरदस्त बारिश हुई और पूरा शहर पानी में डूब गया। ज्यादा आबादी होने की वजह से भयंकर बाढ़ में भुखमरी फैल गई, जो साम्राज्य के खात्मे की वजह बनी। कंबोडिया के इन जंगलों में प्री इंडस्ट्रियल समय में दुनिया का सबसे बड़ा शहर आबाद था, जो लोगों की तकनीक, महारत और आपसी भाईचारे की वजह से सदियों तक फलता फूलता रहा। वो अब दुनिया के सबसे मशहूर खंडरों में बदल गया है। अतीत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो पैसिफिक ओशन के दूसरी तरफ शायद कुछ लोग अतीत के बारे में सोचकर ही एक बहुत खास तरह की रस्म में शामिल होते हैं। बोलिविया के कुछ निवासी दुनिया छोड़कर चले गए लोगों से मांगते हैं गाइडेंस, विजडम और कंपेनियनशिप। मतलब वो उनकी तरफ देखते हैं फेस टू फेस। बोलिविया की राजधानी लपाज में आपका स्वागत है। साउथ अमेरिका का ये शहर बहुत तेजी से फैल रहा है और ये है हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑन अर्थ। मेरा मतलब एल्टीट्यूड से था, कुछ और मत समझिए। लेकिन लपाज को लेजेंडरी बनाता है यहां होने वाला एक खास एनुअल फेस्टिवल, एक लोकल इवेंट जिसे बाहर के लोग समझ नहीं सकते। आज फिर 8 नवंबर का दिन है। आज का दिन हम आपके लिए सेलिब्रेट करते हैं। ये है रोजा, जो लंबे समय से लपाज में रहती हैं और हमेशा उस फेस्टिवल में शामिल होती हैं जिसका नाम है डिया डे लास नियातितास, यानी द डे ऑफ द स्कल्स। इस दिन हजारों ह्यूमन स्कल्स को जुलूस की शक्ल में लाया जाता है एल सेमेंटेरियो हेनेराओ में, जो स्थित है शहर के बीचों बीच। जब प्रोसेशन सेमेट्री में पहुंचता है तो पार्टिसिपेंट्स अच्छे स्पॉट्स की तलाश में रहते हैं जहां वो स्कल्स को रख सकें। वो उन्हें सजाते हैं फ्लावर रीथ्स, हैट्स, सनग्लासेस और यहां तक कि सिगरेट से भी। और फिर वो उन चीजों के लिए स्कल्स को शुक्रिया कहते हैं जो उन्हें लगता है कि स्कल्स ने उनके लिए की है। ये है मेरे गॉड पेरेंट्स। मेरे हस्बैंड की मौत 8 साल पहले हुई थी, तब से ये मेरे साथ हैं। ये मेरे घर और मेरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं। एडगर, जश्न मनाने के लिए सेमेट्री जाने का वक्त हो गया है। मरिया, तुम्हें भी जाना है। एडगर और मरिया रोजा परिवार के सदस्य हैं। एक तरह से इन स्कल्स को कहते हैं नियातितास, और रोजा ने एक ग्रेवयार्ड से ये स्कल्स एक्सकवेट करवाई थी और ये स्कल्स अब इनके साथ ही रहते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस साल घर को सुरक्षित रखना और मेरे बच्चों की देखभाल करना। और मरिया, तुम ज्यादा उछल कूद मत किया करो, तुम कई बार बच्चों को डरा देती हो। सही सुना आपने। लपाज के लोग स्कल्स को अडॉप्ट करने के लिए कब्रों की खुदाई करवाते हैं। कई लोग अपने परिवार के सदस्यों के स्कल्स को ही अपनाते हैं और कई लोग स्कल्स अडॉप्ट करने के लिए अनजान कब्रों की खुदाई करते हैं। आपको देखने में ये रस्म अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत सोच है कि मरने के बाद इंसान कहीं नहीं जाते, हमारे साथ रहते हैं। उन्हें चाहिए एक दोस्त। हेलो दोस्त। माना जाता है कि इस परंपरा को शुरू किया था आयमारा और केचुआ के लोगों ने। यूरोपियन सेटलर्स ने इस रस्म को धर्म विरोधी और एंटी क्रिश्चियन करार दिया। चर्च ने भी 2003 में स्कल्स रखने पर पाबंदी लगा दी, जिससे मूल निवासी भड़क गए। जब खिड़कियों के शीशे टूटे तो चर्च लीडर्स ने अपना फैसला वापस ले लिया। सच तो यह है कि यह रस्म क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं, बल्कि यह क्रिश्चियनिटी और मूल निवासियों के विश्वासों का एक मेल है। लेकिन स्कल फेस्टिवल से जुड़े कई विश्वास थोड़े अलग किस्म के हैं। कुछ लोग सिर्फ ये नहीं मानते कि स्कल्स में उनके पूर्वजों की आत्मा का वास है। उनका मानना है कि स्कल में रह रही आत्मा की अपनी जिंदगी है। स्कल फेस्टिवल का आधार वो विश्वास है जिसमें माना जाता है कि मरे इंसान की आत्मा उनके स्कल में रहती है। और कुछ लोग इस यकीन को आगे ले जाते हैं, वो भी काफी आगे। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इन्होंने कुछ चमत्कार करके दिखाए। ये हमारे बच्चों का ध्यान रखती हैं, बाहर निकलती हैं और आसपास घूमती हैं। ये डांस भी कर सकती हैं, यकीन ही नहीं होता। ओके, अब ये कोई ना कह दे कि स्कल्स लॉन्ड्री और खास डांस भी करते हैं। सेमेट्री में आने वाले लोगों में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, रोजा। उन्हें अपने प्यारे एडगर और मरिया के लिए परफेक्ट जगह मिल गई है। हालांकि मैं पहले इन्हें नहीं जानती थी, लेकिन अब मेरे घर में और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए मैं इनकी आभारी हूँ और थैंक्स कहती हूँ। शायद मैं जिंदगी से डरती हूँ, लेकिन मैं मौत से नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती।
स्कल्स के साथ इस तरह का व्यवहार शायद आम बात नहीं है, लेकिन ये फेस्टिवल दर्शाता है कि मौत भी ह्यूमन स्पिरिट को तोड़ नहीं पाती और अजनबी भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो भी मरने के बाद। शायद हमने जो सबसे खास बात सीखी वो ये है कि गायब हो जाने वाली चीजें हमेशा के लिए चली नहीं जाती। चाहे वो उस इंसान की कहानी हो जो हिस्टोरिक होटल के आसपास मौजूद रहस्यमयी जंगल में लापता हो गया, या फिर प्राचीन सभ्यता से जुड़े खूबसूरत और विशाल खंडरों की, या ऐसे एनुअल फेस्टिवल की जो मरे हुए लोगों को दोबारा वापस लाता है। अतीत हमारे आसपास है, देखने का हुनर होना चाहिए। मैं हूँ जॉश गेट्स, बहुत ट्रैवल करता हूँ और मैं आपसे अगली बार फिर मिलूंगा लेजेंडरी लोकेशंस पर।